कालस्य समयः, प्रातः काल का समय है। कर्णः स्नानत्वा गंगायाः बहिरगच्छति। कर्ण स्नानत्वा मीन्स स्नान करके गंगा से बाहर आ गए हैं। तदैव विप्र रूपम धरित्वा देवराजस्य इंद्रस्य प्रवेशः। तदैव मीन्स वैसे ही, विप्र रूपम मीन्स ब्राह्मण का रूप धारण करके देवराज इंद्र प्रवेश करते हैं। कर्णः, कर्ण ने कहा, प्रणामामि विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विप्रः, ब्राह्मण कहता है, यशस्वी भव राजन, हे राजा आपकी विजय हो। कर्णः, कर्ण कहता है, प्रातः काले अत्र कथम समागतः। प्रातः काले मीन्स सुबह के समय में, यहाँ कथम मीन्स कैसे आए हो। अस्ति कश्चित विशेषः, क्या कुछ विशेष है, यानी कि कर्ण पूछ रहा है कि आप सुबह सुबह यहाँ किस लिए आए हो, क्या कोई विशेष काम है। विप्रः, ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हे राजा, अहम भवतः दानवीरताम अकर्ण्ये अत्र समागतः। मैं भवतः मीन्स आपकी, दानवीरता अकर्ण्य मीन्स सुनकर यहाँ आया हूँ। हे राजन मैं आपकी दानवीरता के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। कर्णः, कर्ण ने कहा, भवान मतः किम इच्छति तदुच्यताम। भवान मीन्स आप, मतः मुझसे, किम इच्छति क्या चाहते हो, तदुच्यताम वो बताओ, यानी कर्ण पूछ रहा है कि आप मुझसे क्या मांगना चाहते हो। विप्रः, ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हे राजा, विचिन्त्य वदतु। विचिन्त्य मीन्स सोच समझकर बोलो। अहम यद इच्छामि तद भवान किम। मध्यम, यहाँ मध्यम लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ मह्यम होगा। मह्यम मीन्स मुझे। दातुम शक्नोति, मैं आपसे जो मांगूंगा। तद भवान किम मह्यम दातुम शक्नोति, क्या आप वो मुझे देने में समर्थ होंगे, यानी दे पाएंगे। कर्णः, कर्ण ने कहा, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, अधुना यावत् कोऽपि इतः रिक्त हस्तः न गतः। अधुना यावत् मीन्स आज तक, कोऽपि कोई भी यहाँ से, रिक्त हस्तः मीन्स खाली हाथ नहीं गया है। मम जीवनमेव लोक कल्याणाम इति में निश्चय है। मम जीवनमेव मीन्स मेरा जीवन ही लोक कल्याण के लिए है, ऐसा मैंने निश्चय किया है। विप्रः, ब्राह्मण कहता है, हे राजन, हे राजा, यद्य एवं त्रही अहम भवतः रक्षा कवचनम कुंडलम च इच्छामि यत् सूर्येण भवते प्रदत्तम। यद्य एवं मीन्स, यदि एवं दो शब्दों से बना हुआ है, यदि धन एवं। यदि ऐसा है, त्रही तो मैं आपके रक्षा कवचम कुंडलम च, रक्षा कवच और कुंडल चाहता हूँ। यत् सूर्येण भवते प्रदत्तम, जो सूर्य देव ने आपको प्रदान किए थे। कर्णः मनसि, कर्ण कहता है मनसी मतलब मन में सोच रहा है। अहो, अरे, कथम अयम कुंडलम कवचम च याचते, कैसे यह कवच और कुंडल मांग सकता है। यानी कि वो अपने मन में सोच रहा है कि ये कैसे मेरे कवच और कुंडल मांग सकता है, जो कि मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं। निश्चयेन एषः सामान्यः विप्र न अस्ति। निश्चयेन मीन्स निश्चय से ही, यानी डेफिनेटली यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अनेन दानेन तु मम जीवनमेव समाप्तम भविष्यति। अनेन, इनके दान से तो, इनके मतलब कवच और कुंडल के दान से तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। युद्धे मम मृत्यु निश्चितः, युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित है, यानी पक्का ही युद्ध में मेरी मौत हो जाएगी। भवतु नाम, यानी उस ब्राह्मण के बारे में जानना चाह रहा है। उक्तंच, कहा गया है। दास्यामि इति प्रतिज्ञाए यो अन्यथ कुरुते मनः कापर्णे निश्चितमिते कः स्यात् पापतरस्ततः।
दास्यामि मीन्स दूंगा, इति ऐसी प्रतिज्ञा करके, यो मीन्स जो कोई, अपने मन को, अन्यथ मीन्स दूसरा कर लेते हैं अर्थात बदल लेते हैं, दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो अपने मन को बदल लेते हैं, कापण्य मीन्स गरीब, निश्चितमिते मीन्स निश्चित रूप से वह गरीब होते हैं, कह स्यात् पाप तरस्ततः उनको इस पाप कर्म के फल से कोई नहीं बचा सकता। कहने का भाव यह है कि जो दान देने की प्रतिज्ञा करके बाद में नहीं देते वो निश्चित रूप से गरीब हृदय वाले होते हैं और उनको इस पाप का फल भी मिलता है। यहाँ करण सोच रहा है कि उसने भी दान देने की प्रतिज्ञा की है, तो यदि वह अपना कवच और कुंडल नहीं देगा तो ये एक पाप है। विप्रम प्रति, ब्राह्मण के प्रति कर्ण कह रहा है, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, चिंता मास्तु, चिंता मत करो, अहम भवते कवचम कुंडलम च प्रयच्छामि, मैं आपको कवच और कुंडल प्रदान करता हूँ यानी देता हूँ। कर्णः कवचम कुंडलम च निष्कास्य विप्राय यच्छति, कर्ण कवच और कुंडल निकालकर ब्राह्मण को दे देता है। विप्रः, ब्राह्मण कहता है, हे राजन, यावत एषा वसुधा, एषा सूर्यः, एषा चंद्रः च भविष्यन्ति, तावत भवतः यशः सर्वत्र प्रसारिष्यति। हे राजा, यावत मीन्स जब तक यह पृथ्वी, यह सूर्य और यह चंद्रमा रहेगा तब तक आपका यश यानी आपकी प्रसिद्धि सर्वत्र मीन्स सब जगह फैली रहेगी। मतलब जब तक सूर्य चांद धरती रहेंगे तब तक आपकी दानवीरता का यश फैला रहेगा। कर्णः विप्रम नमति, कर्ण ने ब्राह्मण को नमस्कार किया। विप्रः ततः प्रस्थानम करोति, ब्राह्मण ने वहां से प्रस्थान कर लिया, मीन्स ब्राह्मण वहां से चले गए। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कर्णः कस्याः बहिरगच्छति, कर्ण किस में से बाहर आ गए थे। तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा था, कर्ण गंगा नदी से स्नान करके बाहर आ गए थे। इसका एक पद में उत्तर होगा गंगायाः। अगला प्रश्न है, किम कर्ण्ये विप्रः तत्र समागतः, क्या सुनकर ब्राह्मण वहां आया था। तो ब्राह्मण कर्ण की दानवीरता को सुनकर वहां आया था। इसका एक पद में उत्तर होगा कर्णस्य दानवीरताम, कर्ण की दानवीरता को। अगला प्रश्न है, क्वचम कुंडलम च कह याचति, क्वच और कुंडल किसने मांगे। तो ब्राह्मण ने कर्ण से क्वच और कुंडल मांगे थे, तो इसका उत्तर होगा विप्रः। क्वचम कुंडलम च कर्णाय के प्रदत्तम, क्वच और कुंडल कर्ण को किसने दिए थे। इसका उत्तर होगा सूर्यदेवः, सूर्यदेव ने। कर्णस्य यशः कुत्र प्रसारिष्यति, कर्ण का यश कहाँ फैलेगा। ब्राह्मण ने जाते हुए कर्ण से कहा था कि जब तक ये सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक उसका यश सब जगह फैलेगा। तो इसका एक पद में उत्तर हम लिखेंगे सर्वत्र। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, कर्णः आगतम विप्रम किम पृच्छति, कर्ण ने आए हुए ब्राह्मण से क्या पूछा। तो इसका उत्तर होगा, कर्ण ने आए हुए ब्राह्मण से पूछा कि सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हो। इसका उत्तर होगा कर्णः विप्रम पृच्छति, प्रातः काले अत्र कथम समागतः, सुबह के समय में यहाँ किस लिए आए हो। अगला प्रश्न है, कर्णस्य कः निश्चयः, कर्ण का क्या निश्चय था, यानी कर्ण ने अपने जीवन में क्या निश्चय किया हुआ था। इसका उत्तर होगा कर्णस्य निश्चयः यत् तस्य जीवनम लोक कल्याणाय अस्ति, कर्ण का निश्चय था कि उसका जीवन लोक कल्याण के लिए ही है। अगला प्रश्न है, विप्रम कर्णात् किम इच्छति,
ब्राह्मण कर्ण से क्या चाहता था? इसका उत्तर होगा विप्रह कर्णात् क्वचम कुंडलम च इच्छति। ब्राह्मण कर्ण से क्वच और कुंडल मांगना चाहता था। अगला प्रश्न है का पर्णीय निश्चिता मिते कह। निश्चित रूप से कंजूस या फिर गरीब कौन लोग हैं? तो इसका उत्तर होगा दास्यामि इति प्रतिज्ञाए यो अन्यथ मनः कुरुते ते कापर्ण्ये निश्चिता मिते। दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद जो अपने मन को बदल लेते हैं वो निश्चित रूप से कंजूस या फिर गरीब होते हैं। अगला प्रश्न है अन्ते विप्रह किम कथयति। अंत में ब्राह्मण ने क्या कहा? इसका उत्तर होगा अन्ते विप्रह कथयति यत् यावत् एषः सूर्यः एषः चन्द्रः च भविष्यन्ति तावत् भवतः यशः सर्वत्र प्रसारिष्यति। अंत में ब्राह्मण ने कहा कि जब तक ये सूर्य और ये चंद्रमा रहेंगे तब तक आपका यश सब जगह फैला रहेगा। कहने का भाव यह है कि जाते हुए ब्राह्मण ने कर्ण को वरदान दिया कि आपका यश हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में फैला रहेगा। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें रेखांकित पद जिस विभक्ति और वचन के होंगे उसी विभक्ति और वचन का हम प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। तो सबसे पहला वाक्य है भवतः दानवीरताम अकर्ण्ये अत्र समागतः। आपकी दानवीरता को सुनकर यहाँ आया हूँ। दानवीरताम, दानवीरता शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पर किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे। दानवीरता भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। भवतः काम अकर्ण्ये अत्र समागतः। आपकी किसको सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। मम जीवनमेव लोक कल्याणाय। मेरा जीवन ही लोक कल्याण के लिए है। यहाँ पर रेखांकित पद लोक कल्याणाय है जो कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। मम जीवनमेव कस्मै। मेरा जीवन किसके लिए है। अगला वाक्य है युद्धे मम मृत्युः निश्चितः। युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित है। इस वाक्य में रेखांकित पद मम है जो कि अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। युद्धे कस्य मृत्युः निश्चितः। युद्ध में किसकी मृत्यु निश्चित है। अगला वाक्य है अहम भवते क्वचम कुंडलम च प्रयच्छामि। मैं आपके लिए क्वच और कुंडल प्रदान करता हूँ। यहाँ पर भवते भवत शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। अहम कस्मै क्वचम कुंडलम च प्रयच्छामि। मैं किसके लिए क्वच और कुंडल प्रदान करता हूँ। अगला वाक्य है विप्रह ततः प्रस्थानम करोति। ब्राह्मण ने वहां से प्रस्थान किया। यहाँ पर रेखांकित पद ततः है जो कि अव्यय शब्द है जिसका मतलब है वहां से, तो हम यहाँ पर अव्यय शब्द ही लिखेंगे। विप्रह कुतः प्रस्थानम करोति। ब्राह्मण ने कहाँ से प्रस्थान किया। अगला प्रश्न है घटनानुसारम वाक्यानि संयोजयत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। इसमें सबसे पहला वाक्य आएगा अहम भवतः दानवीरताम अकर्ण्ये अत्र समागतः। अगला वाक्य होगा भवान मतः किम इच्छति तदुच्यताम। आप मुझसे क्या चाहते हो वो बताओ। इसके बाद होगा अधुना यावत् कोऽपि इतः रिक्त हस्तः न गतः। अभी तक यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। इसके बाद होगा अहम रक्षा कवचम कुंडलम च इच्छामि। मैं रक्षा कवच और कुंडल चाहता हूँ। इसके बाद होगा निश्चयेन एषः सामान्यः विप्रः न अस्ति।
निश्चित रूप से यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। और सबसे लास्ट में होगा अहम भवते क्वचम कुंडलम च प्रयच्छामि, मैं आपको क्वच और कुंडल प्रदान करता हूँ। अगला प्रश्न है अधोलिखिताम अव्ययनाम आधारेण वाक्य निर्माणम कुरुत। ये कुछ अव्यय शब्द दिए हुए हैं जिनसे हमने वाक्य बनाने हैं। अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, वे जैसे के तैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अधुना, अधुना मीन्स अब तक, इसका हम वाक्य बनाएंगे सीता अधुना पठती, सीता अब तक पढ़ रही है। अगला है सर्वत्र, सर्वत्र मीन्स सब जगह, इसका हम वाक्य बनाएंगे रात्रौ सर्वत्र अंधकारः भवति, रात में सब जगह अंधेरा होता है। अगला है अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, रामः अत्र पठति, राम यहाँ पढ़ता है। त्रहि, त्रहि मीन्स तो, यदि अहम कार्यम करोमि त्रहि त्वम अपि कार्यम कुरु, यदि मैं काम करता हूँ तो तुम भी काम करो। अगला है यावत, यावत मीन्स जब तक, यावत अहम पठामि तावत त्वम अपि पठसि, जब तक मैं पढ़ता हूँ तब तक तुम भी पढ़ते हो। यावत और तावत का प्रयोग अधिकतर एक साथ होता है। यावत मीन्स जब तक, तावत मीन्स तब तक। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभाग कुरुत, प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए, यानी मूल शब्द में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। पहला शब्द है आकर्ण्य, इसमें आ उपसर्ग कर्ण धातु और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है जो कि धातु के साथ जोड़ा जाता है। विचिन्त्य, वि उपसर्ग चिंत धातु ल्यप प्रत्यय, स्नात्वा, स्ना धातु कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। गतः, गम धातु प्लस कत प्रत्यय, कत प्रत्यय का त शेष रहता है। ऋतुः वर्षस्य कश्चित् कालखण्डः यस्मिन् वातावरणं निश्चित प्रकारं भवति। ऋतु मीन्स सीजन, वर्षस्य वर्ष का, कश्चित् मीन्स कुछ, कालखण्डः मीन्स समय का भाग, यस्मिन् जिसमें, वातावरणम मीन्स मौसम, निश्चित प्रकार मीन्स निश्चित प्रकार का या फिर एक जैसा, भवती होता है। यानी कि ऋतु वर्ष का ऐसा समय होता है जिसमें मौसम एक प्रकार का होता है, यानी जिस समय में मौसम एक जैसा रहता है उसे हम एक ऋतु कहते हैं। समग्र वर्षस्य कालः षट्सु ऋतुषु विभक्तः। समग्र मीन्स पूरे साल के समय को, षट्सु ऋतुषु मीन्स 6 ऋतुओं में, विभक्तः विभाजित किया गया है। ऋतवः षट् संख्यकः, ऋतुएं संख्या में 6 होती हैं। यथा मीन्स जैसे, बसंतः मीन्स बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन, ग्रीष्मः मीन्स गर्मी की ऋतु यानी समर सीजन, वर्षा मीन्स वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन, शरदः मीन्स पतझड़ ऋतु यानी ऑटम सीजन, हेमंतः मीन्स सर्दी का मौसम यानी प्री विंटर का जो सीजन होता है जिसमें कम ठंड होती है, शिशिरः मीन्स विंटर सीजन जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, च मीन्स और यानी बसंत, गर्मी, वर्षा, पतझड़, हेमंत और सर्दी की ऋतु। मासद्वयस्य कालः एकस्य ऋतु समयः भवति। मासद्वयस्य मीन्स 2 मास का समय एक ऋतु का समय होता है, यानी एक ऋतु 2 महीने की होती है। ऋतु नाम परिसरस्य वातावरणस्य च स्थितिः। ऋतु हमारे चारों ओर के वातावरण से मीन्स वातावरण यानी मौसम का, और स्थिति का नाम है, यानी हमारे चारों ओर जैसा मौसम रहता है, जैसी स्थिति रहती है, उसे ऋतु का नाम दे दिया जाता है। भारतीय मासाः नक्षत्राणां नाम्नानाम् आधारेण निश्चिताः सन्ति।
भारतीय मासाः मीन्स भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो महीने हैं। नक्षत्र नाम मीन्स नक्षत्रों के नामों के आधार पर निश्चित होते हैं, अर्थात भारत के जो महीने हैं वो नक्षत्रों के नाम से रखे गए हैं। यथा चैत्र मासः चित्रा नक्षत्रयुता भवति, जैसे चैत्र मासः मीन्स चैत्र का महीना यानी मार्च का महीना चित्रा नक्षत्र में होता है। चित्रा नक्षत्र ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र माना गया है और ये बहुत ही शुभ नक्षत्र होता है। भारतीय मासः सन्ति, भारतीय महीने हैं। चैत्र मास है चैत्र का महीना यानी मार्च। वैशाख मासः मीन्स बैसाख का महीना यानी अप्रैल। ज्येष्ठ मासः मीन्स जेठ मास यानी मई। आषाढ़ मासः यानी आषाढ़ का महीना जून। श्रावण मासः सावन का महीना जुलाई। भाद्रपद मासः भाद्रपद महीना अगस्त। आश्विन मासः आश्विन मास सितंबर। कार्तिक मासः यानी कार्तिक महीना अक्टूबर। मार्गशीर्ष मासः यानी नवंबर। पुष्प मासः यानी दिसंबर। माघ मासः यानी जनवरी और फाल्गुन मासः मीन्स फरवरी का महीना। यदा शिशिरः ऋतुः गच्छति वसन्तः ऋतुः आगच्छति। अधुना न अत्यधिकं शैत्यं न च अत्यधिकं उष्णत्वम्। यदा मीन्स जब शिशिर ऋतु गच्छति, शिशिर ऋतु जाती है यानी सर्दी की ऋतु जाती है। गच्छति मीन्स जाती है। वसंतः ऋतु आगच्छति, आगच्छति मीन्स आती है। बसंत ऋतु आती है यानी जब सर्दी की ऋतु चली जाती है तो उसके बाद बसंत की ऋतु आती है। अधुना न अत्यधिकम, अधुना मीन्स अब, न मीन्स नहीं। अत्यधिकम दो शब्दों से बना हुआ है, अति प्लस अधिकम। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अब ना बहुत ज़्यादा शैत्य मीन्स सर्दी होती है। न च अत्यधिकम उष्णत्व मीन्स गर्मी, और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यानी कि सर्दी की ऋतु के बाद बसंत ऋतु आ जाती है तो उसमें ना ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है और ना ही ज़्यादा ठंड का मौसम होता है। आगे है बसंत ऋतु। इसमें बसंत यानी स्प्रिंग सीजन के बारे में बताया है। वसंत ऋतोः वृक्षाः कुस्मिताः भवन्ति। बसंत ऋतु में वृक्षाः मीन्स वृक्ष, कुस्मिताः मीन्स फूलों से भर जाते हैं। वृक्षेषु कोकिलाः कूजन्ति। वृक्षेषु मीन्स वृक्षों पर कोयलें कूजती हैं। मधुपाः मधुम पिबन्ति। मधुपाः मीन्स भौरे। मधुम मीन्स शहद। पिबन्ति पीते हैं। भंवरे शहद पीते हैं। उपवनानि शोभन्ते। उपवनानि मीन्स बाग बगीचे। शोभन्ते मीन्स सुशोभित होते हैं यानी सुंदर लगते हैं। वसंते न अति उष्णम न अति शीतम च भवति। वसंते मीन्स बसंत ऋतु में यानी स्प्रिंग सीजन में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। सूर्य तपो अपि सुखदः भवति। सूर्य का ताप भी सुखद लगता है यानी सूर्य की जो धूप निकलती है वो भी अच्छी लगती है। चैत्र वैशाख मासयोः वसंत ऋतु भवति। चैत्र और बैसाख के महीने में बसंत ऋतु, बसंत प्लस ऋतु दो शब्दों से बना हुआ है। चैत्र और बैसाख के महीना यानी मार्च और अप्रैल के महीने में बसंत ऋतु होती है। बसंत ऋतु ऋतुराजः अपि कथ्यते। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। अस्या विविधानि नामानि सन्ति। अस्या मीन्स इसके, विविधानि मीन्स अनेक प्रकार के, नामानि सन्ति मीन्स नाम हैं। यथा जैसे मधुमासः मीन्स मधुमास। कुसुमाकरः मीन्स कुसुमाकर। ऋतुराजः च और ऋतुराज।
आगे है ग्रीष्म ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु अस्माकं धरा सूर्यं निकषा भवति। ग्रीष्म ऋतु मीन्स ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के सीजन में अस्माकं धरा मीन्स हमारी पृथ्वी, सूर्यम मीन्स सूर्य के निकषा मीन्स पास, भवती होती है यानी गर्मी के सीजन में हमारी धरती सूर्य के पास होती है यानी घूमते घूमते उसके पास चली जाती है। अतः सूर्य तीव्रम तपति, इसलिए सूर्य बहुत ज्यादा तपता है यानी सूर्य की गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। नद्यादिषु जलम शुष्यति। नद्यादिषु मीन्स नदी आदियों का जल, शुष्यति मीन्स सूख जाता है। दिवा वर्धते, दिवा मीन्स दिन, बढ़ जाते हैं यानी दिन का समय बढ़ जाता है और रात का समय कम हो जाता है। जनाः तापम अनुभवन्ति, लोग ताप यानी गर्मी का अनुभव करते हैं मीन्स लोगों को गर्मी लगती है। ज्येष्ठ आषाढ़ मासयोः ग्रीष्म ऋतुः भवन्ति। जेठ और आषाढ़ के मास में गर्मी का सीजन होता है मीन्स मई और जून में गर्मी की ऋतु होती है। आगे है वर्षा ऋतु यानी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु मेघाः वर्षन्ति। वर्षा ऋतु में यानी रेनी सीजन में मेघा मीन्स बादल, वर्षन्ति मीन्स वर्षा करते हैं यानी रेनी सीजन में बारिश होती है। पर्वतः शीतलः भवन्ति। पर्वत शीतल हो जाते हैं मीन्स पर्वतीय इलाकों में ठंडी हो जाती है। नदी आदयः जल पूरिताः भवन्ति। नदी आदि जल से परिपूर्ण हो जाती हैं यानी नदियां जल से भर जाती हैं। भूमि सस्य श्यामला जायते। भूमि यानी पृथ्वी या धरती, सस्य श्यामला मीन्स हरी भरी, जायते हो जाती है, धरती हरी भरी हो जाती है। कृषकाः नंदन्ति। कृषकाः मीन्स किसान, नंदन्ति खुश होते हैं। श्रावण भाद्रपद मासयोः वर्षा ऋतुः भवति। श्रावण और भाद्रपद के महीने में वर्षा ऋतु होती है यानी जुलाई और अगस्त के महीने में वर्षा ऋतु का समय होता है। शरद ऋतु मीन्स ऑटम सीजन। शरद ऋतु आकाशः निर्मलः भवति। हिंदी में शरद ऋतु को पतझड़ ऋतु कहते हैं। पतझड़ ऋतु में आकाश निर्मल हो जाता है यानी साफ सुथरा हो जाता है। मेघाः निर्जलाः संचरन्ति। बादल निर्जलाः मीन्स बिना जल के, संचरन्ति मीन्स इधर उधर घूमते रहते हैं यानी बादल बारिश नहीं करते। चंद्रिका विशदा भवति। चंद्रिका मीन्स चांदनी, विशदा मीन्स स्वच्छ या फिर उज्जवल होती है। मार्गाः पंक रहिताः भवन्ति। मार्गाः मीन्स रास्ते, पंक रहिताः मीन्स पंख से रहित यानी कीचड़ से रहित होते हैं। शरद ऋतु अश्विन कार्तिक मासयोः भवति। अश्विन और कार्तिक मास में शरद ऋतु होती है अर्थात सितंबर और अक्टूबर में पतझड़ ऋतु होती है। हेमंत ऋतु यानी हेमंत ऋतु मीन्स प्री विंटर सीजन। हेमंत ऋतु रात्रि ही वर्धते। हेमंत ऋतु में यानी सर्दी के मौसम में रात्रि बढ़ जाती है यानी रात का समय बढ़ जाता है और दिन छोटे हो जाते हैं। सूर्यः मंदम तपति। सूर्य कम तपता है यानी सूरज की गर्मी कम हो जाती है। विस्तारेण हिमम पतति। विस्तारेण मीन्स विस्तृत रूप से यानी बहुत ज्यादा। हिमम मीन्स बर्फ, पतति मीन्स गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। सलिलम शीतलतरम भवति। सलिलम मीन्स पानी, शीतलतरम मीन्स बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। वायुः अतिशीतः वाति। वायु यानी हवा, अतिशीतः मीन्स बहुत ज्यादा ठंडी, वाति मीन्स बहती है यानी बहुत ठंडी हवा बहती है। हेमंत ऋतुः मार्गशीर्ष पुष्प मासयोः भवति। हेमंत ऋतु यानी प्री विंटर सीजन मार्गशीर्ष और पुष्प मासयों
मार्गशीर्ष और पुष्प मास यानी नवंबर और दिसंबर में होता है। शिशिर ऋतु यानी विंटर सीजन, सर्दी का मौसम। शिशिर ऋतु वृक्षेभ्य पर्णानि पतन्ति, सर्दी के मौसम में वृक्षों के पत्ते गिर जाते हैं। सस्यानि फलन्ति, सस्यानि मीन्स पौधे, लेकिन यहाँ पर सस्यानि का मतलब होता है पेड़ पौधे, फलन्ति मीन्स फलने फूलने लगते हैं। शीतम अधिकतरम भवति, शीतम यानी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन मासयोः भवति, सर्दी का मौसम माघ और फाल्गुन के मास में होता है, यानी सर्दी का सीजन जनवरी और फरवरी में होता है। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। ऋतवः कति संख्यकः, संख्या में ऋतुएं कितनी हैं, मीन्स ऋतुएं कितनी होती हैं। तो इस पाठ के अनुसार 6 ऋतुएं होती हैं। इसका उत्तर होगा षट्। कः ऋतुः ऋतुराजः कथ्यते, कौन सी ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा वसंतः यानी बसंत ऋतु। मधुपः किम पिबन्ति, भौरे क्या पीते हैं। तो इसका उत्तर होगा मधुम यानी शहद। कस्मिन् ऋतौ मेघः वर्षन्ति, किस ऋतु में बादल वर्षा करते हैं। इसका उत्तर है वर्षा यानी वर्षा ऋतु में। पर्णानि कस्मिन् ऋतौ पतन्ति, पत्ते किस ऋतु में गिरते हैं। इस पाठ के अनुसार पत्ते शिशिर ऋतु में यानी विंटर सीजन में गिरते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे शिशिर ऋतौ। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, एकस्य ऋतु समयः कः भवति, एक ऋतु का समय क्या होता है। तो एक ऋतु का समय 2 मास का होता है, यानी 2 महीने का होता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे मास द्वयस्य कालः एकस्य ऋतु समयः भवति। अगला प्रश्न है, वृक्षः कस्मिन् ऋतौ कुस्मिताः भवन्ति, वृक्ष किस ऋतु में फूल फलों से भर जाते हैं। इसका उत्तर होगा वृक्षः वसंत ऋतौ कुस्मिताः भवन्ति, वृक्ष बसंत ऋतु में फूलों से भर जाते हैं। अगला प्रश्न है, कयोः मासयोः ग्रीष्म ऋतुः भवति, कौन से 2 महीनों में गर्मी की ऋतु होती है। इसका उत्तर होगा ज्येष्ठः आषाढ़ः मासयो ग्रीष्म ऋतुः भवति, जेठ और आषाढ़ के महीने में यानी मई और जून के महीने में गर्मी का मौसम होता है। चंद्रिका विशदा कदा भवति, चांदनी कब उज्जवल होती है। इसका उत्तर होगा शरद ऋतौ चंद्रिका विशदा भवति, शरद ऋतु में यानी ऑटम सीजन में चंद्रिका यानी चांदनी उज्जवल होती है। कहने का भाव यह है कि उस समय में आकाश में बादल वगैरह नहीं होते, तो चंद्रमा की चांदनी बहुत साफ सुथरी और उज्जवल लगती है। अतिशीतः वायुः कदा वाति, बहुत ज़्यादा ठंडी वायु कब बहती है। प्री विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी वायु बहती है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे हेमंत ऋतौ वायुः अतिशीतः वाति, हेमंत ऋतु में वायु बहुत ठंडी होती है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें रेखांकित पद के अनुसार हमने प्रश्नवाचक पद बनाना है। रेखांकित पद जिस विभक्ति और वचन का होगा उसी विभक्ति और वचन का हम प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। सबसे पहला वाक्य है, ऋतुवः षट् संख्यकः भवन्ति, ऋतुएं संख्या में 6 होती हैं। तो ऋतुवः, ऋतु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और ये पुल्लिंग शब्द रूप है। तो हम यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। के षट् संख्यकः भवन्ति, क्या संख्या में 6 होती हैं। अगला वाक्य है,
उपवनानि शोभन्ते, बाग बगीचे सुशोभित होते हैं। उपवनानि, यहाँ पर उपवन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। उपवन शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, इसीलिए हम यहाँ पर किम शब्द का नपुंसकलिंग रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। कानि शोभन्ते, क्या सुशोभित होते हैं। अगला वाक्य है वृक्षेषु कोकिलाः कूजन्ति, वृक्षों पर कोयलें कूजती है। वृक्षेषु, वृक्ष शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ये भी पुल्लिंग है, तो हम यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। केषु कोकिलाः कूजन्ति, किन पर कोयलें कूजती हैं। हम यहाँ पर कुत्र भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है कहाँ, कहाँ पर कोयलें कूजती हैं। कुत्र एक अव्यय शब्द है। आगे है कृषकाः नंदन्ति, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए कृषकाः नंदन्ति, किसान खुश होते हैं। कृषकाः, कृषक शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ये भी पुल्लिंग शब्द है, तो हम यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। के नदन्ति, कौन खुश होते हैं। अगला वाक्य है सलिलम शीतलतरम भवति, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। सलिलम एक नपुंसकलिंग शब्द है और ये प्रथमा या द्वितीय विभक्ति कोई भी हो सकती है, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्दों की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी ही होती है। तो हम यहाँ पर किम शब्द का नपुंसकलिंग रूप लिखेंगे। किम शीतलतरम भवति, क्या बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगला प्रश्न है ययोः मासयोः यः ऋतुः भवति सः लेखनीयः, जिस मास में जो ऋतु होती है वो लिखो। सबसे पहला है चैत्र वैशाख मासयोः, चैत्र और वैशाख के महीने में यानी मार्च और अप्रैल के महीने में बसंत ऋतु होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वसंतः ऋतु। अगला है आश्विन कार्तिक मासयोः, यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में ऑटम सीजन होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे शरद ऋतु। अगला है माघ फाल्गुन मासयोः, जनवरी और फरवरी के महीने में विंटर सीजन होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे शिशिर ऋतु। ज्येष्ठ आषाढ़ मासयोः, मई और जून में गर्मी का मौसम होता है, तो हम लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु। मार्गशीर्ष पुष्प मासयोः, नवंबर और दिसंबर में प्री विंटर सीजन होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेमंत ऋतु। अगला है श्रावण भाद्रपद मासयोः, जुलाई और अगस्त में बारिश का मौसम होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न है मंजूषायाः सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, ये आपको एक मंजूषा यानी हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से पदों को चुनकर आपने खाली स्थानों को भरना है। पहला है वृक्षेषु कोकिलाः कूजन्ति, वृक्षों पर कोयलें कूजती हैं। सूर्यः तीव्रम तपति, सूरज तेज तपता है। वसंत ऋतुराजः अपि कथ्यते, वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। आकाशः निर्मलः भवति, आकाश निर्मल हो जाता है। चंद्रिका विशिदा भवति, चांदनी उज्जवल होती है। चैप्टर 12 भारतस्य प्रमुखः पुरस्कारः सर्वकारः सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा क्रीडा वीरतादिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट योगदानाय पुरस्कारं यच्छति। सर्वकारः मीन्स सरकार, सामाजिक यानी सोशल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, शिक्षा यानी एजुकेशनल, क्रीड़ा यानी स्पोर्ट्स, वीरता आदिशु मीन्स ब्रेवरी एटसेट्रा, क्षेत्रेषु मीन्स क्षेत्रों में, विशिष्ट योगदानाय मीन्स विशेष योगदान देने के लिए, पुरस्कारम यच्छति मीन्स पुरस्कार देती है। भारत सरकार सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, क्रीड़ा, वीरता आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वालों को पुरस्कार देती है।
येषु पुरस्कारेषु केचन प्रमुखः पुरस्काराः एतानि सन्ति। येषु मीन्स जिन पुरस्कारेषु मीन्स पुरस्कारों में से केचन प्रमुखः, केचन मीन्स कुछ प्रमुख पुरस्कार, एतानि सन्ति मीन्स ये हैं। सबसे पहला है भारत रत्न पुरस्कारः। भारत रत्न पुरस्कार 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम् इदं सम्मानं भारतस्य सर्वोत्कृष्ट सम्मानं वर्तते। 1954 यानी 1954 ईस्वी में आरब्धम मीन्स आरंभ किए गए, इदम सम्मानम यह सम्मान, भारतस्य सर्वोत्कृष्ट सम्मानम वर्तते। भारतस्य मीन्स भारत का, सर्वोत्कृष्ट मीन्स सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, यानी 1954 में आरंभ किया हुआ यह सम्मान। यह कौन सा सम्मान? भारत रत्न पुरस्कार सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है। ये विज्ञान कला साहित्यादिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्यं कृतवन्तः सन्ति तेभ्यः इदं सम्मानं दीयते। ये मीन्स जो विज्ञान मीन्स साइंस, कला, साहित्य मीन्स लिटरेचर आदि क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यं कृतवन्ते मीन्स विशेष कार्य करते हैं, तेभ्य उनको यानी उन लोगों को इदम सम्मानम दीयते यह सम्मान दिया जाता है। यानी विज्ञान, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में जो विशेष कार्य करते हैं उन लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्काराय योग्यजनस्य नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपतिः वा उपस्थापयति। भारत रत्न पुरस्कार के लिए योग्यजनस्य मीन्स योग्य लोगों का नाम, वा मीन्स अथवा प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है। उपस्थापयति मीन्स रखा जाता है, यानी जो लोग इस पुरस्कार के योग्य होते हैं उनका नाम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है। फिर वो लोग निर्णय करते हैं कि किसको पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार रूपेण एकम अश्वत्थपत्रमिव स्मृति चिन्हम सम्मान पत्रम च दीयते। पुरस्कार रूपेण तृतीय विभक्ति एक वचन है। तृतीय विभक्ति का अर्थ से या के द्वारा में जाता है, तो हम यहाँ बोलेंगे पुरस्कार के रूप में। अश्वत्थपत्रम मीन्स पीपल के पत्ते के समान स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र दिया जाता है। यानी इस पुरस्कार के रूप में एक पीपल के पत्ते के जैसा स्मृति चिन्ह और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। ये आपको सामने पिक्चर भी दी हुई है। अयं पुरस्कारः भारतस्य नोबेल पुरस्कारः इव वर्तते। यह पुरस्कार भारत के नोबेल पुरस्कार के समान है। अगला पुरस्कार है पद्म भूषण पुरस्कारः, यानी पद्म भूषण पुरस्कार 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम इदं सम्मानम। 1954 यानी 1954 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ किया गया, यानी शुरू किया गया ये सम्मान देना। इदं सम्मानम तेभ्य एव दीयते येषां विशिष्ट योगदानं कला, विज्ञान, साहित्य, क्रीड़ा, शिक्षा, औषधि, अभियांत्रिकी, उद्योग, सामाजिक कार्यादिषु भवति। इदं सम्मानम मीन्स यह सम्मान, तेभ्य मीन्स उन लोगों को या उनको, एव ही उनको ही, दीयते दिया जाता है, ये शाम जिनका विशिष्ट योगदानम विशेष योगदान होता है, कला विज्ञान यानी आर्ट साइंस, साहित्य यानी लिटरेचर, क्रीड़ा यानी स्पोर्ट्स, शिक्षा एजुकेशनल, औषधि मेडिसिन, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग, उद्योग यानी इंडस्ट्री, सामाजिक यानी सोशल, कार्य आदिषु मीन्स आदि कार्यों में भवती होता है। यानी यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिनका विशेष योगदान कला विज्ञान, साहित्य, खेल, शिक्षा, औषधि, इंजीनियरिंग, उद्योग और सामाजिक कार्यों आदि में होता है।
इदं सम्मानं जीवन काले एव दीयते। यह सम्मान जीवन काले मीन्स जीवन काल में ही दिया जाता है, यानी जीते जी ही दिया जाता है। मरणोपरांतम न दीयते, मरने के बाद नहीं दिया जाता। भारत रत्नानन्तरम अस्य पुरस्कारस्य स्थानमस्ति। भारत रत्न के बाद इस पुरस्कार का स्थान है, यानी भारत रत्न के बाद इस पुरस्कार का नाम आता है। पद्म विभूषण पुरस्कारः। पद्म विभूषण पुरस्कार इदं सम्मानं तेभ्य एवं दीयते ये कस्मिन्नपि क्षेत्रे प्रसिद्धिं प्राप्तवन्तः सन्ति। यह सम्मान तेभ्य मीन्स उनको, एवं दीयते मीन्स उनको ही दिया जाता है। ये जो कस्मिन्नपि क्षेत्रे किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्तवन्तः सन्ति प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, यानी यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं मीन्स फेमस हो जाते हैं। सर्वकारीय क्षेत्रे येषां विशेष योगदानम् अस्ति। सरकारी क्षेत्रों में इसका विशेष योगदान है। तेभ्यो अपि अयं पुरस्कारः दीयते, उनको भी यह पुरस्कार दिया जाता है मीन्स गवर्नमेंट फील्ड में जो अच्छा काम करते हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कारः यानी पद्मश्री पुरस्कार अयं पुरस्कारः अपि विशिष्ट कार्याय एव दीयते। यह पुरस्कार भी विशिष्ट कार्याय मीन्स विशेष कार्य के लिए ही दिया जाता है। अस्य पुरस्कारस्य कृते भारत सर्वकारः सर्वेभ्यः नामानि स्वीकरोति। अस्य पुरस्कारस्य मीन्स इस पुरस्कार को देने के लिए भारत सर्वकारः भारत सरकार सर्वेभ्यः नामानि सभी के नामों को स्वीकार करती है। पुरस्कार समिति ही चयनम करोति, पुरस्कार समिति चयन करती है, यानी जिन लोगों को ये प्राइज़ दिया जाना चाहिए उन लोगों का चयन पुरस्कार समिति करती है, यानी जो पुरस्कार देने वाली एक कमेटी बनाई होती है भारत सरकार के द्वारा, वो उन लोगों के नामों को चुनती है। तानि नामानि दृष्ट्वा राष्ट्रपति निर्णयम करोति। उन नामों को देखकर, दृष्टवा मीन्स देखकर, राष्ट्रपति निर्णय करता है, यानी लास्ट डिसीजन जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है कि किनको प्राइज़ दिया जाना चाहिए। अस्य पुरस्कारस्य स्थानम चतुर्थम अस्ति। इस पुरस्कार का स्थान चौथा है। गांधी शांति पुरस्कारः यानी गांधी शांति पुरस्कार 1995 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम् आरब्धम्। 1995 यानी 1995 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ किया गया। इदं सम्मानं प्रतिवर्षं तेभ्यः जनेभ्यः संगठनेभ्यः च दीयते येषां योगदानं सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्षेत्रे भवति। इदं सम्मानं मीन्स यह सम्मान प्रतिवर्ष तेभ्य जनेभ्य उन लोगों को, संगठनेभ्य च और संगठनों को दीयते दिया जाता है। ये शाम योगदानम जिनका योगदान सामाजिक यानी सोशल, राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में होता है, यानी ये पुरस्कार प्रतिवर्ष उन लोगों और संगठनों को दिया जाता है जिनका योगदान सामाजिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होता है। ये अहिंसा कार्यम कुर्वन्ति, जो अहिंसा से कार्य करते हैं यानी अहिंसा के मार्ग पर चलकर काम करते हैं। ये गांधी मार्गम अनुसरन्तः कार्यम कुर्वन्ति। अस्मिन् पुरस्कारे प्रशस्तिपत्रं 10 लाख रूप्यकाणि च दीयते। गांधी मार्ग मीन्स गांधी के रास्ते का अनुसरन्ते मीन्स अनुसरण करते हुए कार्य करते हैं। अस्मिन् पुरस्कारे इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र यानी ऐसा पत्र जिसमें प्रशंसा की गई हो और 10 लाख रूप्यकाणि मीन्स और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं।
अस्य पुरस्कारस्य कृते चयनं भारतस्य प्रधानमन्त्री लोकसभाध्यक्षः भारतस्य न्यायाधीशः च मिलित्वा कुर्वन्ति। इस पुरस्कार के लिए चयन भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भारत के न्यायाधीश मिलकर करते हैं। यानी ये पुरस्कार जिसे दिया जाता है उसे भारत के प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष और भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज मिलकर चुनते हैं। इदानीं पर्यन्तं 12 जनाः इदं सम्मानं प्राप्तवन्तः सन्ति। इदानीं पर्यन्तं मीन्स अब तक 12 जनाः 12 लोगों ने इस सम्मान को प्राप्त किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारः। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-992 ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम् आरब्धम्। 1991-92 में यानी 1991-92 में यह सम्मान देना आरंभ किया गया। क्रीडा क्षेत्रे इदं सम्मानं सर्वोत्कृष्टं वर्तते। क्रीडा क्षेत्र मीन्स खेल के क्षेत्र में यह सम्मान सर्वोत्कृष्ट है यानी सबसे ऊपर है, यानी सबसे बड़ा पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला। क्रीडा क्षेत्रे उत्कृष्ट योगदानाय अयं पुरस्कारः दीयते। खेल के क्षेत्र में सबसे अच्छा योगदान देने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण ₹7,50,000 प्रशस्तिपत्रं स्मृतिचिह्नं च दीयते। पुरस्कार के रूप में 7,50,000 मीन्स आधे के साथ 7 लाख यानी 7.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कारः। अर्जुन पुरस्कार 1,61,900 ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम् आरब्धम्। 1961 यानी 1961 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ किया गया। क्रीडा क्षेत्रे अयं पुरस्कारः दीयते। खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए। अर्जुनस्य कांस्य प्रतिमा च दीयते और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा मीन्स तांबे की प्रतिमा यानी मूर्ति दी जाती है। यानी इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए और एक अर्जुन की कॉपर की मूर्ति दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कारः। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1,85,900 ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम् आरब्धे। 1985 यानी 1985 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ किया गया। क्रीडा शिक्षक केभ्य अयं पुरस्कारः दीयते। खेल के शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है यानी ये पुरस्कार कोचेस के लिए है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि द्रोणाचार्यस्य कांस्य प्रतिमा च दीयते। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए और द्रोणाचार्य की तांबे की मूर्ति दी जाती है। अगला है ध्यानचंद पुरस्कारः। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम् आरब्धम्। 2002 यानी 2002 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ किया गया। ये आजीवन क्रीडा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानं दत्तवन्तः तेभ्य अयं पुरस्कारः दीयते। ये मीन्स जो आजीवन मीन्स पूरा जीवन क्रीडा क्षेत्रे खेल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदानम दत्तवन्तः विशेष योगदान देते हैं। तेभ्य मीन्स उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। मीन्स जो पूरा जीवन ही खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि सम्मान पत्रम च दीयते। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। अगला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारः यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अस्य पुरस्कारस्य स्थापना 1,454 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 यानी 1954 ईस्वी में हुई।
चलचित्र क्षेत्रे विशिष्ट कार्याय अयं पुरस्कारः दीयते। चलचित्र यानी सिनेमा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्रम स्वर्ण कमलम रजत कमलम वा दीयते। पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और स्वर्ण कमल या रजत कमल यानी गोल्डन लोटस या सिल्वर लोटस दिया जाता है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र पुरस्काराः एते पुरस्काराः वीर सैनिकेभ्यः दीयन्ते। ये पुरस्कार वीर सैनिकों को दिए जाते हैं। ये स्वजीवन चिंतनम विना युद्धे वीरतां प्रदर्शयन्ति तेभ्यः एते पुरस्काराः दीयन्ते। ये मीन्स जो स्वजीवन यानी अपने जीवन की चिंतनम विना मीन्स चिंता किए बिना युद्धे मीन्स युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, तेभ्यः उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। एतेषामन्ये अपि अनेके पुरस्काराः सन्ति। इन सभी पुरस्कारों के अलावा भी अनेक पुरस्कार हैं। ये भारत सर्वकारेण विभिन्नेषु क्षेत्रेषु दीयन्ते। जो भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं यानी अलग अलग फील्ड्स में दिए जाते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारतस्य सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारः कः अस्ति। भारत का सर्वोत्कृष्ट मीन्स सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है। इसका उत्तर होगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कारः इव कः भारतीय पुरस्कारः अस्ति। नोबेल पुरस्कार के समान भारत का कौन सा पुरस्कार है। इसका उत्तर होगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है, कः पुरस्कारः जीवन काले एव दीयते। कौन सा पुरस्कार जीवन काल में ही यानी जीते जी ही दिया जाता है। इसका उत्तर है पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार। अगला प्रश्न है, इदानीं पर्यन्तं कति जनाः गांधी शांति पुरस्कारं प्राप्तवन्तः। अब तक कितने लोगों ने गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। इसका उत्तर है 12 जनाः यानी 12 लोगों ने। अगला प्रश्न है, कस्मिन् पुरस्कारे अर्जुनस्य कांस्य प्रतिमा दीयते। किस पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा यानी तांबे की मूर्ति दी जाती है। इसका उत्तर है अर्जुन पुरस्कारः यानी अर्जुन पुरस्कार में। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कारः केभ्यः दीयते। भारत रत्न पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है। इसका उत्तर है, ये विज्ञान कला साहित्य आदिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्यं कृतवन्तः सन्ति तेभ्यः भारत रत्न पुरस्कारः दीयते। जो विज्ञान कला साहित्य आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य करते हैं उन लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार रूपेण किम किम दीयते। गांधी शांति पुरस्कार के रूप में क्या क्या दिया जाता है। इसका उत्तर होगा गांधी शांति पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्रम 10 लाख रूप्यकाणि च दीयते। गांधी शांति पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कारः केभ्यः दीयते। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है। इसका उत्तर है क्रीड़ा शिक्षकेभ्यः द्रोणाचार्य पुरस्कारः दीयते। खेल के शिक्षकों को यानी कोचेस को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कारः कदा आरब्धः। भारत रत्न पुरस्कार कब आरंभ किया गया। इसका उत्तर है 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे भारत रत्न पुरस्कारः आरब्धः यानी
1954 में भारत रत्न पुरस्कार देना आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कारः केभ्यः दीयते। ध्यानचंद पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है? इसका उत्तर है ये आजीवन क्रीड़ा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानं दत्तवन्तः तेभ्यः ध्यानचंद पुरस्कारः दीयते। जो लोग आजीवन मीन्स पूरा जीवन ही खेल के क्षेत्र में विशेष काम करते हैं उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ये हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें रेखांकित पदों के आधार पर हम प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। रेखांकित पद जिस विभक्ति और वचन का होगा उसी विभक्ति और वचन का हम प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। सबसे पहला वाक्य है पुरस्कार रूपेण अश्वत्थ पत्रमिव स्मृति चिन्हम भवति। पुरस्कार के रूप में पीपल के पत्ते के समान स्मृति चिन्ह होता है, यानी एक मोमेंटो होती है। यहाँ पर रेखांकित पद पुरस्कार रूपेण है, जो कि पुरस्कार शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग रूप लिखेंगे क्योंकि पुरस्कार भी पुल्लिंग शब्द है। किम शब्द का पुल्लिंग रूप तृतीय विभक्ति एक वचन होगा केन अश्वत्थ पत्रमिव स्मृति चिन्हम भवति। किसके रूप में? पीपल के पत्ते के समान स्मृति चिन्ह होता है। अगला वाक्य है पुरस्कार समिति ही चयनम करोति। पुरस्कार समिति चयन करती है यानी चूज करती है, तो इसमें रेखांकित पद चयनम है जो कि चयन शब्द द्वितीय विभक्ति है, तो हम किम शब्द का पुल्लिंग रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे। पुरस्कार समिति ही कम करोति। पुरस्कार समिति क्या करती है? अगला वाक्य है ये अहिंसया कार्यम कुर्वन्ति। जो अहिंसा से कार्य करते हैं। इसमें अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द का भी स्त्रीलिंग रूप तृतीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे। ये कया कार्यम कुर्वन्ति। जो किस से काम करते हैं, यानी जो लोग किस मार्ग पर चलकर काम करते हैं। अगला वाक्य है क्रीड़ा क्षेत्रे अयम पुरस्कारः दीयते। खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें रेखांकित पद क्रीड़ा क्षेत्र है, जो कि क्रीड़ा क्षेत्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द का पुल्लिंग रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन लिखेंगे क्योंकि क्रीड़ा क्षेत्र शब्द भी पुल्लिंग शब्द है। कस्मिन अयम पुरस्कारः दीयते। किसमें यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी किस फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला वाक्य है राष्ट्रपति ही निर्णयम करोति। राष्ट्रपति निर्णय करता है। इसमें राष्ट्रपति पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द का पुल्लिंग रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखेंगे। कह निर्णयम करोति। कौन निर्णय करता है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पुरस्कारः कदा आरब्धः। नीचे लिखे पुरस्कार कब आरंभ किए गए। सबसे पहला पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कारः। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में आरंभ किया गया, तो हम इसे लिखेंगे 1,454,900। अगला पुरस्कार है पद्म भूषण पुरस्कारः। ये भी 1954 में आरंभ किया गया था। अगला पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कारः। ये पुरस्कार 1995 में आरंभ किया गया था, तो हम इसे लिखेंगे 1,95,900। अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कारः। ये 1961 में शुरू किया गया था, तो हम इसे लिखेंगे 1,61,900। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कारः। ये पुरस्कार 2002 में शुरू किया गया, तो हम इसे लिखेंगे 2,200। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विभक्ति ही वचनम च लिखित। नीचे लिखे पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। सबसे पहला पद है राष्ट्रपति ही। इसमें राष्ट्रपति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है।
अगला पद है क्रीड़ा क्षेत्रे। ये क्रीड़ा क्षेत्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अहिंसया, अहिंसा शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। जनेभ्य, जना शब्द इसकी विभक्ति चतुर्थी या पंचमी कोई भी हो सकती है, क्योंकि चतुर्थी या पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप होता है जनेभ्यः। अगला पद है अस्य। अस्यः पुल्लिंग इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।